अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो एक सेकेंड, पेन चल रहा है। तो बॉन्ड फिजन के बारे में पढ़ा। बॉन्ड फिजन दो टाइप के होते हैं, होमोलिसिस हेटेरोलिसिस। होमोलिसिस अपन को वो गे वाले एग्जांपल से याद रखना है, और हेटेरोलिसिस मतलब प्लस माइनस में, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो वाले अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। अपन को पता ही है, कार्बोकेटाइन कार्बोन बेसिक चीज़ें। फिर CH3 में जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से आता है, और ये इसका p पाई ऑर्बिटल अपना जो है वो वेकेंट होता है। और NH4 पे जो प्लस चार्ज है अपना फॉर्मल चार्ज होता है, क्योंकि NH4 की क्या NH4 तीन ही बॉन्ड बनाता है ना। NH3 पे उसका नेचुरल स्टेट है, उससे ज़्यादा बना रहा है तो फॉर्मल चार्ज। देन एक नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है, फॉर्मल चार्ज, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद ये कार्बन पे अपना ये देखो, ये वेकेंट है क्योंकि ये दो बॉन्ड बना रहा है ना। ये फॉर्मल नहीं है, दो बॉन्ड बना रहा है, बाकी के है नहीं इसके पास बॉन्ड। और यहाँ ऑक्सीजन अपना फॉर्मल पे है, ठीक है। देन यहाँ कार्बन की वही वैकेंसी, p ऑर्बिटल खाली दिखा रहा है, वही बताया है। देन अपना जो कार्बोकेटायन है, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से अट्रैक्ट होते हैं, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। और जो फ्री रेडिकल हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से भी अट्रैक्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से भी। देन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस क्यों होता है, जब कोई एटम किसी ग्रुप के पास आता है तो उससे पोलराइजेशन क्रिएट होती है प्लस माइनस की, है ना। प्लस माइनस की पोलराइजेशन क्रिएट हो जाती है, इसी वजह से फिर वो बॉन्ड टूट जाता है। दैन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होती है, दो टाइप की होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, परमानेंट टेम्प्रेरी। परमानेंट पे कौन कौन आते हैं, अपने इंडक्टिव आ जाते हैं, रेजोनेंस आ जाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन वाले आ जाते हैं, है ना। देन टेम्प्रेरी में इंडक्टोमेरिक इलेक्ट्रोमेरिक, अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तीन याद रखेंगे। परमानेंट में इंडक्टिव जो कि सिग्मा सिग्मा शो करता है, रेजोनेंस जो कि पाई पाई से करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा पाई से करता है, ठीक है। देन अपना वीकेस्ट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट अपना वीकेस्ट इफेक्ट होता है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। और इंडक्टिव इफेक्ट पे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होती, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र अपने रेजोनेंस में होते हैं, ठीक है। दैन इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती है, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होता है। जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जहाँ जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है अपनी, है ना। फिर पोलराइजेशन होती है, वो बॉन्ड टूट जाती है। देन शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी इज नोन एज इंडक्शन। फिर पोलैरिटी डेवलप हुई, दिस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, खत्म। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ये परमानेंट होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स नॉट पाई, पाई वाला रेजोनेंस में होता था, और सिग्मा पाई हाइपर कॉन्जुगेशन में, है ना। देन इट इज़ अ परमानेंट एंड वीक इफेक्ट, परमानेंट भी है लेकिन वीक भी है। इलेक्ट्रॉन विथ नेवल चेंज इन अटोमिक ऑर्बिटल चेंज नहीं करता कभी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देन इंडक्टिव इफेक्ट इज एन एडिटिव इफेक्ट, ठीक है, पता नहीं क्या मतलब है। इट इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, है ना, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे कम होता जाएगा। तो एक फ़ोटो याद है आर्य सर की, है ना, कि उन्होंने क्या दिखाया था, तो फोर्थ वाले पे डेल्टा 4 0 होता है, सिर्फ 10% शिफ्ट होता है ऑफ एनर्जी, है ना, टोटल चार्ज ट्रांसफ़र 10% ही शिफ्ट होता है नेक्स्ट वाले पे। देन ऑर्डर ऑफ चार्जेस, तो फ्लोरीन अपना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो S1 ज़्यादा चार्ज कैरी करेगा, देन S2, देन S3, देन S4 पर ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। देन इस पर देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद है, फ्लोरीन फ़ोन कल वाली, है ना। तो फ्लोरीन का ज़्यादा है तो S1 पे ज़्यादा, फिर क्लोरीन का सबसे ज़्यादा तो S4 पे ज़्यादा, तो S1 S4। देन फ्लोरीन का S2 S3 में कैसे कंपेयर किया, क्योंकि S2 का सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन की वजह से, है ना, ऑर्डर, ठीक है। टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, CH बॉन्ड को अपन रेफरेंस में लेते हैं, तो हाइड्रोजन को आप जब हटाओगे, कुछ भी नया कंपाउंड लगाओगे तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ मूव कर रही है, तो इससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का आइडिया लग गया हमको। देन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, प्लस आई अपने जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, है ना। तो प्लस आई कौन शो करते हैं, जिनके पास या तो नेगेटिव चार्ज हो या तो अल्काइल ग्रुप हो। अब अल्काइल ग्रुप से मेरा मतलब है कि है ना, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी वाले। देन CH CD CT, है ना, ये हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम, है ना। ठीक है, यहाँ पे नीचे कुछ बात करी है कि जिनके पास तीन तीन ये हैं अल्काइल ग्रुप, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इनके पास एक है वो थोड़े कम कर देंगे। देन
हाँ देन यहाँ पे ये एग्जांपल CH2 और NH वाला, CH2 इसलिए ग्रेटर दिखाया है क्योंकि भाई नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, वो क्यों देगा, है ना। देन प्लस आई सीरीज़ वाले CH2 पे नेगेटिव, NH पे नेगेटिव, यहीं पे एक एग्जांपल देखा था, CH2 पे नेगेटिव, NH पे नेगेटिव, O पे नेगेटिव, C डबल O नेगेटिव, देन टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी CT3 CD3 CH3 खत्म। देन ये एग्जांपल हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का, कि ये हल्का है, ये थोड़ा भारी है, ये उससे ज़्यादा भारी है, तो ज़्यादा SHM करेगा तो ये कम करेगा, ये कम करेगा, तो ज़्यादा SHM कर रहा है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तो वही हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, देन ड्यूटेरियम की, देन ट्रिटियम की, देन बॉन्ड स्ट्रेंथ ये सबसे कम SHM कर रहा है, यानी कि ये टाइट है ना, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जैसे छोटी पेंसिल तोड़ना टफ होती है, तो वैसे ही इसको तोड़ना टफ है क्योंकि ये कम मूव कर रहा है, इसकी लेंथ कम है। तो CT3 CD3 CH है ना। फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भारी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए CT3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। देन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, -I वाले कौन से शो करते हैं, -I वाले जिन पर प्लस चार्ज हो, इलेक्ट्रोफाइल हो वगैरह वगैरह, है ना। तो -I का ये ऑर्डर है कि पहले पॉजिटिव वाले सारे NF3 NR3 NH3, देन NO2 CnCOH, देन हेलोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली OR और OH, देन नाइट्रोजन फैमिली NR2 NH2, देन अपने ये अल्काइन और फिनाइल और एल्कीन, और एक वाला याद कर लेना फिर उधर सर के ऊपर लिखा है NF3 NR3 SR2 NH3 प्लस NO2 SO3H, नाइट्राइल अल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एसाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ईथर अल्कोहल, अल्काइन फिनाइल अमीन अल्कीन। ठीक है, ना फैन से, ना रेल पर, ना सुसाइड से, ना हार्ट अटैक से, ना सोते हुए, नाक पर एसिड गिरा AC से, आज फिर CBI डॉक्टर ने किया ऑपरेशन। देन हाइपर कॉन्जुगेशन में अपन ने क्या बात करी, एक्सपेरिमेंट किया बेथर एंड बेकर एंड नाथन ने, तो ये 4 कंपाउंड लिए और एक्सपेक्टेड ये था कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो भैया ये ज़्यादा डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल का रेट ज़्यादा होना चाहिए, इसका देन इसका देन इसका देन इसका, है ना, अल्काइल ग्रुप इसमें ज़्यादा है। लेकिन ऑब्जर्व ये हुआ कि PQRS पे आया, है ना। तो इसके पीछे की कहानी का राज था हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अपन हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण पढ़ा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड जो है वो टूटा, देन ये बॉन्ड जाके इधर जुड़ा, इस पे हाइड्रोजन पे आया पॉजिटिव चार्ज, और ये जाके इसके p ऑर्बिटल में जाके बैठा, है ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी p ऑर्बिटल में जाके बैठे वाले कार्बन के, तो सिग्मा सिग्मा फील्ड से वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ p कार्बन, है ना, p ऑर्बिटल। देन इसी को यहाँ पे बताया है, यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बाकी यहाँ से टूटा यहाँ गया, फिर या तो फिर इस सेकंड केस में इसमें टूटा, ये वो है ना। ठीक है, तो डेफिनेशन तो पढ़ते रहना भाई रोक के, हाइपर कॉन्जुगेशन को क्वेश्चन करना है। डी लोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अपन ने एक जगह और पढ़ा था पीछे नोट्स में, ये केमिस्ट्री वाले, कि डी लोकलाइजेशन वाले या डी लोकलाइज्ड एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स ही रेजोनेंस शो करते हैं, लोकलाइज्ड वाले नहीं करते हैं। वैसे ही सेम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे, डी लोकलाइजेशन वाले ही हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं, है ना। डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ पे करते थे रेजोनेंस, यहाँ पे डी लोकलाइज्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट किया इनने, है ना, यही काउंट कर करके बताया है, सिंपल। एंड हाँ, कुछ नहीं है यहाँ तो, सिंपल सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल। हाँ, और एक और चीज़ कि आप यहाँ पे अपन को बेंजीन को पाई पाई के बॉन्ड में नहीं तोड़ना है, अक्खी बेंजीन को रेफरेंस में लो, उसके हिसाब से फिर ये कार्बन पे 2 आएगा, इस पे 1 आएगा, 2 आएगा, ऐसे काउंट करो, है ना। फिर एल्कीन वाला तो पता ही है अपन को, लेकिन बेंजीन जब आएगा तो बेंजीन को रेफरेंस में लेना है। देन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स अपने, हाँ ये देखो, सिग्मा फील्ड से टूट के इस पे वेकेंट पे गया, तो ये इसका रूट बताया अपन ने। देन ये केस इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो जब भी पाई इलेक्ट्रॉन बनता है तो उसके साथ पाई स्टार भी बनता है, वैसे ही सेम गोज़ फॉर सिग्मा, जब भी सिग्मा बॉन्ड बनती है तो सिग्मा स्टार भी बनता है। इट इज़ लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों साथ साथ बनते जुड़ते हैं, और ये वेकेंट होते हैं पाई स्टार और सिग्मा स्टार वाले। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन अरे यार इसको जाने दो। तो जब जब हाइड्रोजन का सिग्मा, भाई जब जब हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड टूटेगा तो ये जाके बैठा सीधा
पाई स्टार वेकेंट पे, है ना, फिर तो फील्ड है तो ये वेकेंट पे जाके बैठा। देन वेकेंट वाले ने फील्ड वाले को किक किया, तो फील्ड वाला उठ के गया दूसरे वाले पाई स्टार वेकेंट पे। एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं इसको, है ना। तो ये सिग्मा फील्ड से टूटा गया पाई स्टार पे, है ना। पूरा रूट इसका ये है, एंड टू एंड बात करेंगे अपन, स्टार्ट टू एंड। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर नेगेटिव आ गया, सिंपल। देन रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन अपन ने क्या बात करी थी कि भैया ये एक बेंजीन है, ऊपर CCl3 लगा है, तो यहाँ से जो पाई बॉन्ड था ये प्लस माइनस में टूटा, यहाँ जाके डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे नेगेटिव, वही नेगेटिव यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड बन गया। और इस डबल बॉन्ड ने इसको एक किक किया, है ना, क्लोरीन को किक किया। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर उसने खींच भी लिया अपनी तरफ, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे तो, और फिर वो पीछे जाके बैठ गया। तो ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है। ये कहाँ से, रूट क्या है इसका, ये इंपॉर्टेंट है। ये पाई से टूटा, पाई फील्ड से टूटा सिग्मा वेकेंट पे, है ना। सिग्मा इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड है, कार्बन और क्लोरीन, तो सिग्मा के वेकेंट, सिग्मा स्टार वेकेंट पे जाके इलेक्ट्रॉन बैठे हैं उसके, ठीक है। देन इस पे, हाँ, ये जो CH3 है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 3 ही पोजीशंस पे, ऑर्थो 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 पैरा, है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन काम करता है सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे मेजरली, ठीक है। देन हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में और 3 चीज़ें कि टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड इन बेंजीन, ये बेंजीन के लिए अलग को, है ना। तो 3 इंटू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देन टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड नॉट बेंजीन इज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देन टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इज टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसमें CH बॉन्ड की बात नहीं करी, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1, ठीक है। फाइंड टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग इन द फॉलोइंग बॉन्ड, तो यही अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है अपन को। ये देखो, ये एडवांस का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देन यहाँ से बेसिक बेसिक, है ना। देन इसकी डेफिनेशन, हाँ ये हाँ, ये रेजोनेंस की बात कर रहे थे अपन कि डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है कि वो 1.33 एंगस्ट्रॉम होती है, और सिंगल बॉन्ड की 1.54 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब आप बेंजीन बनाते हो तो ऐसे एक लूप बन जाता है, और लूप में सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, जो कि आती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। ये हाइपोथेटिकल है, ये रियल है, पूरी लूप बनती है एक्चुअली, और जो लूप बनती है उसमें करंट जनरेट होता है ना। तो इसकी डेफिनेशन है, पढ़ते रहना ये। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेजोनेंस, ये डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बताया था मैंने, लोकलाइज वाले शो नहीं करते, डी लोकलाइज वाले पाई इलेक्ट्रॉन शो करते हैं रेजोनेंस। ये एक परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट याद है, परमानेंट में 3 होते थे, इंडक्टिव रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये परमानेंट है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। इंडक्टिव अपना वीक था। ये इंटरमोलिकुलर फिनोमिनन है। जनरली मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट, ठीक है। इट इज़ अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, ये भी डिस्टेंस डिपेंडेंट है, इंडक्टिव भी डिस्टेंस डिपेंडेंट था। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइपोथेटिकल एंड हाइब्रिड इज़ रियल, है ना। ये जो अपना है ये हाइपोथेटिकल है, ये अपना रियल है, यही अपना हाइब्रिड है। ये जो सब जोड़ जाड़ के यही बनता है हाइब्रिड अपना, है ना, और कोई रियल होता है। देन यही बताया कि यहाँ पे भी सिग्मा जो है अपना, मतलब कार्बन जो है उसके पास पी पाई वेकेंट है। तो डबल बॉन्ड कैसे बनता है, जब दो पी पाई आपस में जुड़ते हैं, है ना, ये बॉन्ड बनाई। फिर ऐसे ही जब बहुत सारे बनते हैं तो वो लूप बना लेते हैं, एक करंट ऐसे वो बन जाती है, धारा बन जाती है ना। यहाँ पे पी पाई ये सब एक दूसरे कनेक्टेड हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ पी पाई 4 हैं, 1 2 3 4, ये सब पी पाई हो गए। नंबर ऑफ पी पाई इन रेजोनेंस, ये चारों रेजोनेंस में है, तो ये 4। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस, तो ये 4 हैं, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4, ये 4 रेजोनेंस में है, ख़त्म। देन ठीक है, वही सेम लॉजिक से उसको सॉल्व किया जैसे अपन ने यहाँ बात करी, वही लॉजिक से इसको सॉल्व किया है। ये यहाँ पे देखते रहना, और हाँ कि अभी जो बताया था कि करंट दौड़ता है, ये वो ओके। दैन यहाँ पे लूप नहीं बन रहा है, तो ये नॉन एरोमेटिक है। हाँ, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक अपन ने यहाँ बात करी थी, हकले ने रूल बताया था, हकल्स रूल, कब करंट बनेगा कब नहीं बनेगा। करंट तब बनेगा जब आपका लूप बन रहा हो, है ना, जैसे यहाँ पे लूप बन रहा है तो यहाँ करंट बन रहा है। तो वो अपने एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक कौन से होते हैं, जो 2 6 10 14 18 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें, है ना।
और करंट कौन, और दूसरे टाइप के होते हैं जो करंट बनाते हैं लेकिन तब भी एंटी एरोमेटिक होते हैं वो, है ना। करंट भी बनाएंगे, लूप भी बनाएंगे, लेकिन उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 8 12 16 ऐसे 4 के मल्टीपल्स पे, है ना। और दूसरे आते हैं जो करंट ही नहीं बनाते, वो तो नॉन एरोमेटिक होते हैं। जो करंट ही नहीं बना रहे वो लूप भी नहीं बना रहे, जैसे ये है, ये करंट भी नहीं बना रहा, लूप भी नहीं बना रहा, तो सिंपल है नॉन एरोमेटिक। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपना यही दो बेसिक बेसिक चीज़ें, है ना, कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करी है हमने। स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करी। ओके, देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में बताओ आप, है ना। तो पहला होता है ऑक्टेट चेक करो भैया, है ना, याद रखना याद रखना। सबसे पहले ऑक्टेट चेक करेंगे, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट वो सबसे लास्ट में, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट वो सबसे फर्स्ट पे। फिर न्यूट्रलिटी, है ना। फिर नेगेटिव वाला, नेगेटिव होना चाहिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल। फिर पॉजिटिव नेगेटिव पास पास होने चाहिए क्योंकि दोनों को अट्रैक्ट करते हैं तो बॉन्ड फॉर्म कर लेगी तो स्टेबल हो जाएंगे। देन फ्राइज रूल भी, फ्राइज रूल बोलता है नंबर ऑफ बेंजीन्स पे बात करता है ना। देन इंडक्टिव इफेक्ट, तो ऑक्टेट न्यूट्रल मोर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव फ्राइज इंडक्टिव इफेक्ट। ये ऑक्टेट की बात करी, है ना। ये देखो यहाँ पे ये इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और ये आपको लग रहा है कि इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, लेकिन नहीं, ये फॉर्मल चार्ज है फ्लोरीन का, इनकम्प्लीट नहीं है, ये फॉर्मल है ना। तो ये इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो ये ऑटोमेटिकली सबसे अनस्टेबल। देन न्यूट्रल होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, अपोजिट चार्जेस पास पास होने चाहिए। फ्राइज रूल, जिसके पास ज़्यादा बेंजीन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, अगर कुछ ना सूझे तो ये लगा दो। देन कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो आप ये भी काउंट कर लेना, याद रखना जो मैंने ऊपर रूल बताए थे, है ना। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस आर और माइनस आर क्या करता है पता है अपन को। प्लस आर डोनेट करता है, माइनस आर अट्रैक्ट करता है। तो माइनस आर वाले कौन से होते हैं, इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हो, या तो उनका पी ऑर्बिटल वेकेंट हो या डी ऑर्बिटल वेकेंट हो, है ना। डी दिखता नहीं है, अपन को देखना पड़ेगा। देन उसके बाद अपन नीचे आते हैं, तो यहाँ प्लस आर और माइनस आर का मतलब आना, लोन पेयर वाले प्लस आर शो करेंगे, है ना। ये लोन पेयर वाले प्लस आर। देन इस पे तो कुछ भी नहीं है, इस कार्बन पे तो नहीं, है ना। देन NR2 वाले, NR2 पे लोन पेयर है तो प्लस। देन अगर कहीं पे NR3 प्लस लिखा होगा तो वहाँ पे अपना जो R है, यहाँ पे लिखा नहीं है, NR3 प्लस लिखा होगा तो वहाँ पे R अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि R अपना चेंज होता है ना हालात के हिसाब से। आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दोनों की तरह एक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल एटम, है ना। देन अपना क्लोरीन पे आते हैं, तो ये रॉबिन हुड ग्रुप है। रॉबिन हुड ग्रुप मतलब अमीर से लेके गरीब में बांट देता है। तो ये क्या करता है ना, ये प्लस आर भी शो करता है, माइनस आर भी शो करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो माइनस आई शो करता है ना। फिर उसके बाद यही हेलोजन ग्रुप। अब रॉबिन हुड ग्रुप्स कौन से होते हैं, जो कि माइनस आर भी शो करें प्लस आर भी, और है ना क्लोरीन ब्रोमीन NOO और ROOS, जिसमें O और S डबल बॉन्ड से कनेक्ट हों, है ना। फिर उसके बाद हाँ देखो सारे रॉबिन हुड नेट नेट माइनस आई शो करते हैं विद बेंजीन। देन अपन इस पे आते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं उस पर, है ना। तो ये बेंजीन है, बेंजीन के अपन ने दो अलग टाइप के बेंजीन बन सकते हैं स्ट्रक्चरल वाइज। एक देखो ये एक्स वाला ऐसे बन गया, इधर 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 ये एक्स वाला, फिर उसी का थोड़ा चेंजेस करके किया तो वाई बन गया, अल्टरनेट पोजिशन पर रख दिया। तो एक बेंजीन के दो बेंजीन बनते हैं और दो के तीन बनते हैं। दो के तीन कैसे बनते हैं, पहला एक्स ले लो, दूसरा आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर लो तो ताकि ये रेजोनेंस में आ जाए, देखो रो पाए, है ना, ऐसे रेजोनेंस में ये आ गया। फिर आप वाई ड्रॉ करोगे और नॉर्मली ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिकली एक्स बन जाएगा, वाई ड्रॉ किया ऑटोमेटिकली एक्स बन गया। देन आप वाई ड्रॉ करो, नॉर्मल वाला ड्रॉ करो यहाँ पे, तो ये ऐसा आ गया। तो दो बेंजीन के तीन बेंजीन बनते हैं, और तीन के चार बनते हैं। ये कैसे बना, आपने एक्स रखा नॉर्मली ड्रॉ किया हो गया, आपने वाई रखा ऑटोमेटिकली एक्स बन गया, फिर यहाँ पे नॉर्मल वाला। देन आपने बीच में वाई रखा साइड में एक्स बना, देन यहाँ नॉर्मल वाला, इधर एंड में एक्स रखा एंड में वाई रखा, बन गया। तो तीन के चार बनते हैं, तीन बेंजीन के चार बेंजीन। देन अपन ये नैप्थलीन बोलते हैं इसको, डबल दो दो बेंजीन है, एक तो प्रॉपर बेंजीन है, दूसरा इतना ये रेजोनेट करके बेंजीन बन गया।
और साइड से ओ नेगेटिव वाला ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं अपन नैप्थलीन। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, लेट्स से अगर ओ नहीं होता अपन यहाँ पे, तो ये डबल बेंजीन था, है ना। तो डबल बेंजीन के 3 केसेस बन रहे थे, ये देखो, है ना, 3 बेंजीन बन रहे थे। तो ओ पे अपन 3 लिख देंगे, अगर ओ नहीं होता तो 3 बनते। देन ये अल्टरनेट पोजीशन पे जब नेगेटिव आएगा, अल्टरनेट पोजीशन पे जाएगा, यहाँ पे, 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 है ना। तो जब ये इधर पे आएगा इस पोजीशन पे, तो ये वाली बेंजीन रेजोनेट करना छोड़ देगी, है ना। ये तो एक बेंजीन रह जाएगी अक्की, और एक बेंजीन से 2 बेंजीन बनते, तो यहाँ पे अपन 2 लिखेंगे। देन इस अल्टरनेट पोजीशन पे आएंगे, तो जब जब बेंजीन टूटेगी तो एक एक स्ट्रक्चर ही बनेगा। तो यहाँ पे एक लिखो, यहाँ पे बेंजीन टूटी पड़ी है, एक लिखो, यहाँ पे बेंजीन टूटी पड़ी है ये वाली, तो एक लिखो। देन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे या 1 लिखेंगे, क्योंकि ये बेंजीन शायद अभी रिकवर कर चुकी है ना। लेकिन अपन यहाँ पे एक ही लिखेंगे, क्योंकि जब जब बेंजीन, अगर बेंजीन टूटी तो टूट ही गई, है ना, तो एक ही लिखेंगे अपन यहाँ पे। सबको कैलकुलेट करेंगे तो 9 आएगा। देन वैसे ही सेकंड स्ट्रक्चर पे जाएंगे, नेप्थलीन जैसे ही, लेकिन नेप्थलीन नहीं है मेरे ख्याल से। तो अपन इसको ओ हटा देंगे, तो ये डबल बेंजीन बनेगा, तो डबल के 3 बनते हैं, तो 3 लिखे। फिर अपन लेट्स से यहाँ पे आ गए, तो यहाँ बेंजीन टूट चुकी है, तो एक 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 बना, है ना। देन अपन अगर इस पोजीशन पे आए, तो ये बेंजीन तो अभी बन चुकी है। इफ़ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो ये बेंजीन है, तो यहाँ पे 2 आ गए। तो अभी भी मैं यहाँ पे आया, अभी भी ये बेंजीन वैसे ही इंटैक्ट है, तो 2 आ गए। देन यहाँ घुसा, बेंजीन टूटी, एक 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 करते करते 10 आ गए। ठीक है, फाइन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, वही अपना जो लूप बनेगा तो करंट बनेगा, और करंट बनेगा तो दो दो पेयर्स में देखना है अपन को कि 2 2 6 10 पे टूट रहा है या 4 के मल्टीपल्स पे टूट रहा है। 2 वाला एरोमेटिक, 4 वाला एंटी एरोमेटिक, लूप नहीं बन रहा तो नॉन एरोमेटिक, सिंपल, है ना। देन देखो यहाँ पे ऐसे नॉन एरोमेटिक, यहाँ लूप नहीं बन रहा तो नॉन एरोमेटिक, यहाँ लूप बन रहा है और 6 हैं, 1 2 1 2 3 4 है, तो एंटी एरोमेटिक, है ना। अब यहाँ पे ये लूप बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक, सिंपल। और जो फॉर्मल चार्ज, ये जिस पे देखो, ये फॉर्मल चार्ज है, जो फॉर्मल चार्ज बनाते हैं वो रेजोनेंस नहीं करते हैं, ठीक है। देन जैसे ये टफ वाले क्वेश्चंस है ना, कि ये बताओ ये कर रहे हैं कि नहीं, ये ऐसी इजी नहीं है ये। आपको पहले पूरे सिस्टम का देखना है कि क्या पूरा सिस्टम लूप में है। सिस्टम का मतलब ये पूरे सारे ये लूप में हैं। अगर ये लूप में है तो इनमें जितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो सारे काउंट कर लो, और फिर डिसाइड करो कि एंटी एरोमेटिक है कि नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, है ना। जैसे यहाँ पे पूरे सिस्टम लूप में है, ऐसे ड्रॉ करूँगा लूप में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये पूरा सिस्टम लूप में है, लेकिन मेरे को सिर्फ जो लूप बन रहा है उसी के पैटर्न काउंट करने हैं, तो उस हिसाब से एरोमेटिक था। बीच वाला लूप में नहीं आ रहा था, तो इसको काउंट नहीं किया, लोकलाइज ये रेजोनेंस नहीं करेगा, है ना। जैसे जे एडवांस का क्वेश्चन है, यहाँ पूरा लूप लिया मैंने, लेकिन पूरा सिस्टम लूप में नहीं था। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अगर पूरा लूप में नहीं है सिस्टम, लेकिन कोई एक भी लूप में है, तो उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स आप फिर काउंट करो, और अगर वो एरोमेटिक है तो हो जाएगा एरोमेटिक, सिंपल। देन हाँ, रिंग वाले स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं अपन अभी, है ना। कि जो अपने सिंगल रिंग है जिनमें 7 से ज़्यादा कार्बन आते हैं, और ना 7 8 9 10, वो वाले अपने, और वो अगर एंटी एरोमेटिक आए तो एंटी एरोमेटिक होते नहीं हैं, वो नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं, क्योंकि वो प्लेनैरिटी अपनी जो है वो लूज़ कर चुके होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक ये वाला कंपाउंड है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन के आसपास बन रहा है इसका, तो ये एंटी एरोमेटिक लगेगा देखने में, है ना। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 देखने में एंटी एरोमेटिक है, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है। फिर ये 8 कार्बन वाला, ये भी आपको लगेगा 8 कार्बन देख के एंटी एरोमेटिक है, लेकिन है ये नॉन एरोमेटिक। और ये जेई मेन का स्पेशल क्वेश्चन है, इसको तो रट ही लो साला, है ना। ये मल्टीपल 7 से ज़्यादा कार्बन वाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाली एरोमेटिक देखने में लग रही है, लेकिन है ये नॉन एरोमेटिक, यही मेन स्पेशल है ये, है ना। तो यहाँ पे जैसे ये 8 कार्बन वाला आपने वो देखा, तो ये ट्रे जैसा होता है, प्लेनर नहीं होता ये, है ना। ट्रे इसको बोलते हैं टब शेप, है ना। फिर ये अपनी एम्यूलिन, ये देख रहे हो, ये 8 कार्बन की होती है, ये भी प्लेनर नहीं होती। देन वही एंटी एरोमेटिक प्लेनर।
ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक होता है, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। इसकी बात कर ली। ब्रेड्स रूल को मैं बाद में पढ़ूंगा, क्योंकि मतलब अलग से पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया है अच्छे से, है ना। ठीक है। फिर हीट ऑफ कंबशन के बारे में आते हैं अपन। तो हीट ऑफ कंबशन मतलब वही जलाने पे क्या रिलीज़ हो रहा है, कितना कार्बन। तो जनरल फार्मूला अपन को याद रखना है, CxHy प्लस ब्रैकेट x प्लस वाई बाई 4 O2 गिव्स XCO2 प्लस y/2 H2O, है ना। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक है। देन हीट ऑफ कंबशन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ़ कार्बन पे। नंबर ऑफ़ कार्बन पे कैसे? क्योंकि अपना जो CO2 है उसमें भी तो आप कार्बन ही रिलीज़ कर रहे हो, है ना। तो जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतना CO2 का काउंट बढ़ेगा, हो जाएगा। देन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड के इन्वर्सली कैसे? क्योंकि जो कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो कम एनर्जी रिलीज़ करता है, वो एनर्जी कम होती है उसमें, है ना। तो एनर्जी कम होगी तो रिलीज़ भी कम ही करेगा, कंबशन कम करेगा वो, है ना। गैसेज रिलीज CO2 का रिलीज़ कम होगा उसका। देन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ऐसा क्यों? अगर मैं 10 कार्बन बिछा दूँ स्ट्रेट लाइन में ऐसे, तब तो वो बहुत कार्बन रिलीज़ करेगा। लेकिन अगर मैं उसकी ब्रांचिंग कर दूँ ऐसे छोटे 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 छोटे, तो वो साइज़ समझ रहे हो, बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा उसका। तो कम साइज़ में वो फिर कम ही साइज़ छोटा, तो फिर कम CO2 रिलीज़ करेगा। देन HOC पर CH2, हर CH2 एटम पे अगर काउंट करूँगा तो मैं वो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड से ही मैं कब बता सकता हूँ। ठीक है। दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। देन यहाँ कंपैरिजन करके बताया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो, है ना। पहले स्टेबिलिटी बतानी है, नंबर ऑफ़ कार्बन से देख लो, 1 2 3 4 1 2 3 सब में 4 कार्बन है। देन मैं गया अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने, तो यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे इन दोनों पे सेम है ना। तो इन दोनों पे सेम है तो अपन देखेंगे रिपल्शन, मतलब ओवरऑल स्टेबिलिटी देखनी है। यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है तो ये कम स्टेबल है ना। और कम स्टेबल वाले ज़्यादा ज़्यादा रिलीज़ करते हैं HOC, है ना, हीट ऑफ कंबशन। तो इस हिसाब से आप बिठा लो। देन नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है। और ये क्रिस क्रॉस वाले, है ना, कि एक यूनि डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल वाले, इन पे भी डिपेंड करता है स्टेबिलिटी। ये तो क्रॉस कर देंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, है ना। मतलब ऐसा सोचना था कि Q ज़्यादा स्टेबल है P से, है ना, क्योंकि ये ऐसे काट रहे हैं, हिंड्रेंस नहीं है ये वो, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह फ्लो कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। देन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में पढ़ाया अपन ने, कि व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड कंप्लीटली रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन देन चेंज इन एंथैल्पी नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। डबल बॉन्ड में H2 डाला, सिंगल बॉन्ड बन गया। अल्केन में H2 डाला, अल्कीन में H2 डाला, अल्केन बन गया, है ना। तो HOH किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पे। डायरेक्टली याद रखो। HOH किस पे डिपेंड करता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। देन HOH पर CH2 सेम, वहीं पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू HOH ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन्वर्सली। देन रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना। ठीक है। तो ये रेजोनेंस एनर्जी है अपनी। रेजोनेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होगा, इफेक्टिव रेजोनेंस जो सबसे ज़्यादा करेगा, सब, है ना, एरोमेटिक होगा, वो अपना रेजोनेंस एनर्जी शो करेगा। देन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे ये जैसे ये एंटी एरोमेटिक है, तो इसकी एनर्जी P से कम है ना। समझ रहे हो? एंटी एरोमेटिक सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है। देन वैसे ही यहाँ पे देखा तो यहाँ पे क्रॉस और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी मैटर करता है, कि जो एक्सटेंडेड है वो ज़्यादा अपना स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू क्रॉस। क्रॉस वाला कट जाएगा, एक्सटेंडेड वाला जीत जाएगा, ज़्यादा स्टेबल है वो। फिर इन दोनों पे इसलिए सेम आया है क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो सेम ही बनेगा भाई। ऐसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो देखो ये सेम ही है इसका, ऐसे 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 कहीं से भी लूँ मैं, ये बस एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है उसी रेजोनेंस का। यहाँ पे क्रिस क्रॉस इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि क्रिस क्रॉस देखते हैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, अलग कंपाउंड में। यहाँ OH है, यहाँ पे ईथर है, समझ रहे हो। देन अबे ये क्या खुल गया? कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी, है ना। तो एक हाइड्रोजन की इंथैल्पी निकल के आती है -28.6, और 2 की निकल के आनी चाहिए थी -57.2, लेकिन ऑब्जर्वेशन में पकड़ा गया कि 54 आ रही है।
तो एक्सपेरिमेंटेड एक्सपेक्टेड माइनस ऑब्जर्व्ड जब किया तो -3.2 निकल के आया। ये एक्सपेरिमेंटेड माइनस ऑब्जर्व्ड तो -3.2 निकल के आया। फाइंड एनर्जी -3.2 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, आगे का तो साइक्लोप्रोपेन के से दो डंडी 109 डिग्री पे थे इनिशियली, उसको मोड़ के हम साइक्लोप्रोपेन बनाने के लिए 60 डिग्री पे लेके आए, है ना। तो होना तो ये चाहिए था कि ये, है ना, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेट बॉन्ड बनानी चाहिए थी, बॉन्डिंग होनी चाहिए थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा रिपल्शन, इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग ऐसी तगड़ी हो गई थी कि वो देखो बेंट हो गया था, दिख रहा है। और ये पाई पाई बॉन्ड जैसा बिहेव करने लगा था ये। ठीक है, देन अगर उसी साइक्लोप्रोपेन पे हम एक CH3+ लगा देंगे तो यहाँ से इसकी वैकेंसी को फुलफ़िल करने के लिए यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली नीचे से भी टूट के जा सकता है, तो वो सिग्मा डांसिंग रेजोनेंस ये केस है उसका। ठीक है, यहाँ से टूटेगा, इधर बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। देन इसी पे क्वेश्चन कि कौन से स्टेबल होते हैं, तो इन तीनों में ये सबसे ज़्यादा डांसिंग रेजोनेंस करेगा, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, ये 2 बार, ये 1 बार। देन सेकेंड केस में देखें तो इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे CH3 लगे हैं 2-2, ये तो भर भर के इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना, इसकी वैकेंसी फुलफ़िल करने के लिए। यहाँ पे एक है, कर देगा ठीक ठाक, यहाँ एक भी नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हुआ। देन साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन में देखें तो साइक्लोप्रोपेन ज़्यादा स्टेबल माना जाता है क्योंकि वो रेजोनेंस कर रहा है ना। देन सेम इसी केस में यहाँ 3-3 है, डांसिंग रेजोनेंस करना है तो ये ज़्यादा स्टेबल है। देन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगती है, तो सिंपल सा इसका रिलेशन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जितना ज़्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल होगा उतना ही उसमें, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही कम एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने में, है ना। क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अगर आप एक अनस्टेबल एरिया में हो और स्टेबल आपका एक स्टेप आगे है तो आपको कम एनर्जी लगेगी वहाँ पे जाने के लिए। तो आप जितना ज़्यादा स्टेबल होगे उतनी कम एनर्जी लगेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आप जितना ज़्यादा स्टेबल होगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम लगेगी। ठीक है, देन फाइंड, है ना, तो इज स्टेबिलिटी पहचान लेना, है ना। देन बॉन्ड लेंथ पे आते हैं, तो बॉन्ड लेंथ में सिंगल बॉन्ड होती है वो सबसे ज़्यादा लंबी होती है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, उसका बॉन्ड ऑर्डर बहुत कम होता है और रोटेशनल बॉन्ड एनर्जी भी कम होती है उसकी। ठीक है, देन एक रूल याद रखना है, जो ज़्यादा रेजोनेंस करेगा वो ज़्यादा सिंगल बॉन्ड का बिहेवियर दिखाएगा, है ना। क्योंकि क्योंकि रेजोनेंस करने के चक्कर में वो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर तोड़ देगा और ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो सिंगल बॉन्ड का बिहेवियर शो करने लगता है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा रेजोनेंस वो सिंगल बॉन्ड, है ना। तो यहाँ देखो इन तीनों में सबसे ज़्यादा रेजोनेंस ये करेगा, ये कर ही नहीं पाएगा, ये थोड़ा सा करेगा, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल RQP। देन इन तीनों में देखें अपन तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ये तो डायरेक्ट है, P तो जीत ही रहा है क्योंकि सिंगल से ही कनेक्टेड है ना। देन यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है। अब डबल वालों में सबसे ज़्यादा रेजोनेंस कौन कर पा रहा है, R वाला कर पा रहा है ना, यहाँ पे। देन Q वाला कर पा रहा है, देन D वाला तो कर ही नहीं पा रहा, तो D सबसे लास्ट में आएगा। सॉरी, ये S वाला, है ना, ये S वाला ये तो कर ही नहीं पा रहा है, S सबसे लास्ट में, ये सिंगल वाला है तो P सबसे आगे। देन R और Q में ये रेजोनेंस कर पा रहा था तो R को आगे रखा, समझ गए, है ना। पहले सिंगल को प्रेफरेंस देनी है, फिर रेजोनेंस वाले, फिर कम, फिर जो सबसे घटिया वाला। फिर इन तीनों में देखेंगे तो आर वाला तो रेजोनेंस कर ही नहीं पा रहा, ये तो है ही सिंगल बॉन्ड, तो पहले ही जीत गया रेस में और ये रेजोनेंस कर पा रहा है, तो इसका क्या आएगा, PQR। ये सिंगल है, ये रेजोनेंस है, ये कुछ भी नहीं है। देन इन तीनों में देखेंगे अपन तो सिंगल वाला ये है और ये भी सिंगल वाला है, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, मतलब, है ना। ये रेजोनेंस कर पा रहा है, ये तो ओवरऑल सिंगल है, ये तो साइक्लोहेक्सेन पे सिंगल बॉन्ड बनाया है ना, OH का, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा तो ये, फिर उसके बाद ये तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस करेगा, है ना, क्योंकि OH दे रहा है, NO2 खींच रहा है, लेकिन ये खींच रहा है इस चक्कर में इसको ज़्यादा देना पड़ेगा और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करने लगेगा, ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फेंकेगा। फिर उसके बाद ये वाला, तो S तो सबसे लास्ट में, क्योंकि इसके पास ना रेजोनेंस है ना सिंगल बॉन्ड है, इसके पास डबल बॉन्ड और है ना, तो ये समझ रहे हो।
देन आर वाला इसलिए क्योंकि ये मोर लाइकली डबल बॉन्ड लाइक करेक्टर शो कर रहा है ना। देन इन दोनों में कंपेयर करना होगा तो ये कम्प्लीटली सिंगल है, यहाँ तो फिर भी रेजोनेंस हो रहा है, तो क्यू पी आर एस